नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ दो धुरंधर जुड़ गए हैं, भाऊ तोरसेकर जी और डॉक्टर अंकित शाह। दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठीक। और अगले आधा पौना घंटे में आपको पता लगेगा कि मैंने दोनों को धुरंधर क्यों कहा है। मैं सबसे पहले भाऊ आपके पास आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख करके कि चूंकि मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिला है, इसलिए अब दुनिया में शांति की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले एक बार बोला था कि ये तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हुआ संजय राउत है। एक बार बोला था, आपको याद होगा। तो उस संजय राउत का और इसका लॉजिक एक जैसा है, तो इससे और क्या बोले। यानी आपको नोबेल पर तो और किसको किसको नहीं मिला है, मोदी को भी नहीं मिला है, वो कौन है पाकिस्तान का शहबाज खान, उसको भी नहीं मिला है, ना वो कोई उधर का एमबीएस है उसको मिला है, ना वो किम जोंग है उसको भी मिला है। तो सब तलवार निकाल कर अरे ये क्या, मेरे समझ में नहीं आता इनके दिमाग कैसे चलते हैं। तो नॉर्वे ने ग्रीनलैंड जो उनका कोई हिस्सा है उसके लिए इसको नोबेल देना था, तो उसके पहले जिनको नोबेल दिया तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कोई वॉर मॉन्गरर थे कि कौन थे? जो आज तक अमर्त्य सेन हो, जिनको जिनको नोबेल मिला है, क्या वो वॉर करने वाले थे या शांतता प्रस्तावित करने वाले थे? यानी लॉजिक क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो कोई वेनेजुएला के महिला है उसको दिया था ना। हाँ, वो वेनेजुएला की जो अपोजिशन की लीडर है। आप देखो ना, कहाँ का रिश्ता कहाँ जोड़ेगा ट्रंप, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो इन्वेंटर है, ये तो मानना पड़ेगा। इसके लिए कोई नया नोबेल शुरू करके, यानी हमको ट्रंप प्रेसिडेंट होने के पहले टैरिफ नाम की कोई चीज होती है हमको पता ही नहीं था। इसको इतनी टैरिफ, रोज टैरिफ होती है। ये टैरिफ और तारीफ, यानी इसकी तारीफ अब कैसी बन गई कि डोनाल्ड ट्रंप ये नाम अगर अगले 10 साल के बाद गूगल या सर्च में डालोगे तो टैरिफ टैरिफ बोलेगे तो गूगल आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा। यानी ये नॉर्वे को इस ढंग का खत लिखना, कितने बुरे दिन अमेरिका के आए। अमेरिका क्यों क्या बोलते हैं उसको, रसातल को जाने वाला है, इसके ये संकेत मुझे लगते, ये संकेत लगते। यानी इन्होंने शायद तय करके आया था, यार बाइडेन ने उसको बोला होगा। हमारे ये जो महाराष्ट्र के एक नेता थे, उन्होंने बढ़िया बात मुझे कही थी। 75 की बात है, 50 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। तो इमरजेंसी चल रही थी और हम गए थे अकलूज, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां के कांग्रेस के नेता थे शंकरराव चौहान, जिनका बेटा और अभी पोता भी एमपी है। तो मैंने जाते जाते उनको पूछा, उस वक्त शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री बने थे और वसंतराव नाईक हट गए थे। तो मैंने अपने खेत में बैठे, हम बातें कर रहे थे उनके, तो मैंने पूछा वसंतराव नाईक और शंकरराव चौहान में आप क्या डिफरेंस बोल सकते हो? तो बोले वैसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक कहानी कहता हूं। बोला एक बूढ़ा मुखिया था गांव का और उसका दबदबा था, लोग डरते थे। तो एक दिन उसके दिमाग में साला डरने से क्या फायदा है, तो वो फतवा निकाल देता है, किसी के भी घर में कोई मरता है तो मुझे 100 रुपए दिए बगैर उसको जलाना नहीं है, ना उसको दफन करना है। तो किसी की हिम्मत तो नहीं थी मुंह पर ना बोलने की, लोग देते थे लेकिन पीछे से गाली भी देते थे। आहिस्ते आहिस्ते वो मुखिया बूढ़ा हो गया और उसको पता चला कि साला मर जाऊंगा तो लोग बोलेगा अच्छा हो गया साला मर गया। तो बेटे को बुलाता है, बोलता है देख ये तो सही, गलती तो हो गई है, तो मेरे पीछे ऐसा कुछ काम कर कि लोग मेरे लिए अच्छा बोल लेंगे। तो बेटा बोलता है चिंता मत करो, आप आपका जितना समय जियो। और एक दिन वो मुखिया मर गया। उसके
अंत्यविधि वगैरह कुछ करते होते वो होगा, तो उसके बेटे ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई, बोले देखो अब तो मैं मुखिया हूं। और तो लोग सहम गए, बोले चिंता मत करो, जो मेरे बाप ने लगाया वो तो हटा नहीं सकता, वो तो पत्थर की लकीर है, लेकिन मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो लोग फिर सहम गए, तो बोले डरो मत भाई, कोई पैसा नहीं मांगने वालों, लेकिन एक बात है, 100 रुपया तो जारी रहेगा, लेकिन मुर्दे की नाक काटे बिगर उसको दफन नहीं करना है या नहीं जलाना है। तो लोग बोलने लगे इसका बाप तो अच्छा था, इस ढंग से उसके बाप को लोग अच्छे बोलने लगे। तो मुझे लगता है बाइडेन और ट्रम्प में एग्रीमेंट हो गया था कि मैं हार जाता हूं, तू जीत जा, लेकिन मेरे लिए लोग अच्छा बोले, ऐसा ट्रम्प तुझे कुछ करना है, तो ट्रम्प वही कर रहा होगा शायद। कि जिस ढंग से प्रेसिडेंसी 1 साल से चला रहा है, तो दुनिया को लगेगा साला इससे बाइडेन अच्छा था। यानी इतने गलत तरीके से अमेरिका का प्रेसिडेंट बर्ताव कर सकता है, मजाक बना रखा है उसने। अमेरिका को इतना मजाक बनाने वाला दूसरा कोई प्रेसिडेंट हुआ नहीं है। इससे और मैं क्या, यानी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं। तो देखते हैं अभी नॉर्वे को कितना समझ में आता है, तो बाद में हमें भी नॉर्वे बताएगा कि भाई ये बात थी। अंकित जी, एक और डेवलपमेंट है, दावोस में बैठक बुला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नेटो चीफ को वहां पर बुला रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर के। मुझे लगता है कि वहां पर एक निर्णायक मीटिंग ये करने जा रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये भी है कि एक नक्शा जारी किया है इन्होंने, जिसमें कनाडा को, वेनेजुएला को, ग्रीनलैंड को, इन सबको अमेरिका का हिस्सा दिखाया है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि 3 दिन पहले जर्मनी की फौजें वहां उतरी थी जाकर के, और वो आज वापस जहाज में चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन्होंने जर्मनी पर भी, फ्रांस पर भी, फ्रांस की तो वाइन वगैरह पे भी 200% सीधा जो है टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या करके छोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा आप बताइए, और क्यों कर रहे हैं जरा ये भी बताइए। जी देखें, 50 साल से ऊपर का जो इकोनॉमिक मेस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सिर पे आके गिरा है। और अगर आप अमेरिका की इकोनॉमिक हिस्ट्री निकालेंगे तो टोटल 13 इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उसमें से 10 इकोनॉमिक क्राइसिस रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के समय आए। तो ये तो साफ है कि डीप स्टेट की जो भी स्क्रिप्ट है उसमें डेमोक्रेट्स को फ्री पास मिलता है, जो कुछ भी हरकतें वो करते हैं, और जब रिपब्लिकन्स की बारी आती है तो ठीकरा फूटता है उनके मत्थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो आते ही इनको जो पूरा बर्डन इनके सिर पे आया है, $38 ट्रिलियन का डेट बोला जाता है आज की तारीख में। अब आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर जब वो एक्शन का जब प्लान किए होंगे तो उन्हें समझ में आया कि एक और अगर फुल स्केल वॉर करते हैं तो कितना डेट और बढ़ेगा। तो उसके चलते उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाया, वरना टिपिकल अमेरिकन स्टाइल जो है, जिसमें आपने इराक में देखा कि पूरा ऑपरेशन करके हटाना, राइट, और फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट सारे कब्जे करना, ऑयल से लेके सारे। तो वेनेजुएला में सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाने वाला ऑपरेशन हुआ, क्योंकि अब फुल स्केल वॉर का बजट ये लोग नहीं निकाल सकते। तो हम ईरान में भी देख रहे हैं कि थोड़ा आगे जाते हैं फिर स्टेप वापस खींच लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर फुल स्केल वॉर की बारी आई तो डेट और बढ़ेगा सॉल्व होने की जगह। अच्छा, दूसरा, वेनेजुएला में इनको ये भी समझ में आया कि ये वो वाला पहले जैसा नहीं रहा कि आपने सीधा जाके किसी पे कब्जा कर दिया तो उसके सारे एसेट आपके हो गए। वेनेजुएला में मादुरो ने एक तो सबसे पहले 2013 से रिपोर्टिंग ही गलत की ऑयल रिजर्व्स की। दूसरा, अगर वहां पे आपको कब्जा करना है तो जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंपनीज को बुला के पूछा कि भाई $100 बिलियन डालने पड़ेंगे, कौन डाल रहा है, तो सारी कंपनीज खिसक गई, राइट। खाली एक शेवरॉन ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि सब कंपनीज को भी पता है कि वेनेजुएला के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है
उसमें मादुरो जैसा लीडर ही रूल कर सकता है, तो ही स्टेबिलिटी आ सकती है। कोई ढीला व्यक्ति तो लीडर बन नहीं सकता। तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इसमें अंदर घुसने से तो नुकसान ही है, वो ऑयल कंपनीज को समझ में आ गया। तो ये इनका फेल गया है। अब इनको दिखाना है कि भाई मैंने कुछ अचीव करा है। अब ये नोबेल पीस प्राइज का इतिहास रहा कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट वॉर मॉन्गर्स से उन्हीं को नोबेल प्राइज मिला है, पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज अभी तक उन्हीं अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला है जिन्होंने वॉर किए हैं, जिन्होंने शांति की बात की है, उनको कभी नहीं मिला है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक तो उन्होंने सेटिंग करके उस महिला को बुला के कि भाई मेरे को अर्पण कर रही है ये नोबेल प्राइज करके पूरा एक सीन क्रिएट किया। ये तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वाला मामला हो गया। ये तो बड़ा फनी सा सीन क्रिएट किया, लेकिन अभी भी उनका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको एक्चुअल नोबेल प्राइज ही चाहिए। तो अभी ग्रीनलैंड पे दादागिरी करने का रीजन बहुत साफ है। उनको लगता है कि आर्कटिक का एक्सेस यूरोप के छोटे देश उसके लायक नहीं है। अगर रशिया और चाइना उस पर इन्फ्लुएंस करने वाला है आर्कटिक के एक्सेस में, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। दूसरा, ग्रीनलैंड का जो टेम्परेचर और क्लाइमेट है वो एआई के लिए बहुत ही सूट करता है, डेटा सेंटर्स से लेके सब कुछ, जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है। और वहां से भी ऑब्वियसली नेचुरल माइनिंग रिसोर्सेज और ये सब तो है ही। तो एआई के लिए किसी ना किसी देश ने तो बकरा बनना ही था। तो इनको लगता है कि ग्रीनलैंड मेक सेंस। अब मल्टीपोलैरिटी में तो बहुत साफ है कि एक एक रीजनल पावर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिजाइन करेंगे। तो भारत अपना तय करेगा, चाइना अपना तय करेगा, रशिया अपना तय करेगा। तो अमेरिका के पास तो वो सुपर पावर वाली माइट अभी भी है, यूनिपोलर वर्ल्ड वाली। तो सबसे पहले वो जाके अपना माइट इस्तेमाल कर रहा है, रोकने वाला कोई है नहीं। तो ये प्रेडिक्शन मैंने 2022 में दिया था कि ये जो पूरा यूक्रेन का डी डॉलराइजेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट है, इसी में ईयू का डिसइंटीग्रेशन होना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा, यूरोप की सारी कंट्रीज अमेरिकी कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध डालना शुरू करेंगी। और जैसे ही वो हुआ, इस तरफ प्रेसिडेंट पुतिन को खुला हाथ मिल जाएगा। ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है यूरोप की, वो रशिया के साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर देंगी। तो वही हाल जो यूरोप का ईस्ट और वेस्ट जर्मनी वाला था, वही हाल यूरोप का ईस्ट यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का होने वाला है। ठीक, अब ये मल्टीपोलैरिटी में आर्कटिक के एक्सेस की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे हैं कि मैं चाइना और रशिया को क्यों लेने दूं, हकीकत में वो ही ब्रिक्स प्लस के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने वाले हैं, ये ही लग रहा है। तो जैसे ही ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज प्रेसिडेंट पुतिन के साथ नेगोशिएशन करना शुरू करेंगी, ईयू का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें से दो फाड़ हो जाएंगे। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज रशिया की ओर घूमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपने आप को बचाना है, छोटे देश है, अपने आप को बचाएंगे कैसे। और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को फिर तय करना होगा कि वो कितना प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन के साथ नेगोशिएट कर पाते हैं। तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है मल्टीपोलैरिटी। वेस्टर्न वर्ल्ड का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये मेरा भाग है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इन कंट्रीज के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो वॉशिंगटन तय करेगा पॉलिसीज। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि कुछ सालों बाद भारत बोलेगा कि श्रीलंका अमेरिका को क्या बेचेगा वो मैं तय करूंगा। ये होने में मुझे सरप्राइज नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक छोटे देशों को रीजनल पावर की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि कोई अंतरराष्ट्रीय पावर बचाने नहीं आएगा जब कभी एक्शन होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शी जिनपिंग भी जब ताइवान के ऊपर एक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिसका रास्ता प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद बना के दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल ऑपरेशंस ताइवान के बाहर खिसकाए जा रहे हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो चाइना की डिमांड है कि भाई बिना डिस्ट्रॉय हुआ वाला ताइवान हमारे हाथ में दे दो, तो वो जो प्लेटर पे सजा के उनको चाहिए, बिना यूक्रेन टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किए यूक्रेन स्टाइल का, उसका प्रोविजन अमेरिका खुद करके दे रहा है वहां से सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस हटा के। तो बहुत साफ हो गया है कि सब कंट्रीज, बड़े पावर्स अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तय करेंगे।
और जैसे ही शी जिनपिंग इसके लिए जाएंगे, उसके बाद चाइना को भी वॉल स्ट्रीट से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार से यूरोप के देश अमेरिकी कंपनीज पर प्रतिबंध लगाएंगे ग्रीनलैंड के बाद, बिल्कुल वैसे ताइवान के बाद अमेरिका चाइना की कंपनीज को वॉल स्ट्रीट से बाहर कर देंगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड तो आपका चौपट, इट्स ओवर। मतलब अगले 4-5 वर्ष सब रीजनल पावर्स ही पॉलिसीज तय करेंगे कि क्या ट्रेड होगा। मतलब भारत को अगर वेस्ट में कुछ बेचना है तो वो बिना प्रेसिडेंट ट्रंप की परमिशन के वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वैसे अमेरिका अगर कुछ चीज बांग्लादेश को बेचना चाहेगा या श्रीलंका को, तो हमारे इन्फ्लुएंस के अंडर ही वो डिसीजंस होंगे। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि भारत अमेरिका का डील अभी तक नहीं हो पा रहा है। अंकित, मैं एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। ये सवाल ये है कि तुमने एटलस श्रग पढ़ी है? नहीं। आयन रैंड की ये उपन्यास है, कुछ 1100 पेज की है। ओके। उसमें जो 50-60 साल पहले लिखी गई कहानी है, मुझे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। नाम से पता चलता है एटलस श्रग मतलब क्या है? दुनिया में भूचाल। पूरे दुनिया का नक्शा जो है उसमें भूचाल। तो उसमें तुम शुरू करोगे पढ़ने तो दूसरे या पहले या दूसरे तीसरे पन्ने पर एक ऐसे शब्दावली आती है, क्या मालूम, ऐसा हम बोलते हैं ना, क्या मालूम, झटकते जो सवाल, उस ढंग से वो शब्दावली है, हु इज जॉन गाल्ट, हु इज जॉन गाल्ट। तो ये इरेटिक वर्ड हो जाता है और 600, 700, 800 पेज तक ये बीच बीच में आता रहता है। अच्छा। हु इज जॉन गाल्ट। और साला 700, 800 पेज के बाद असली जॉन गाल्ट आके सामने खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो वो जॉन गाल्ट की थियरी है। वो बोलता है कि जो दुनिया है उसमें जिनके पास अपना टैलेंट है, जो संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, उस पर अगर फोकट का खाने वाले दादागिरी करने लगे तो वो दुनिया ढह जानी चाहिए। ये उसकी थियरी है। और इसलिए जो इनोवेटिव लोग होते हैं, जो कुछ इन्वेंट करते हैं, जो संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एक एक करके सिस्टम से हटा दो, ये दुनिया कोलैप्स होने दो, फिर से नई दुनिया बसाएंगे। ये थियरी उस पूरे उपन्यास की। मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 50s में कभी उन्होंने लिखी है, मैंने 70-80 साल पुरानी कहानी है, आयन रैंड, जो ओरिजिनली रशियन थी और रिवॉल्यूशन के यानी सोशलिज्म की कट्टर विरोधक थी और कैपिटलिज्म की जबरदस्त समर्थक थी। उसकी वो कहानी है एटलस श्रग्ड। तो उसमें उसने जो दिखाया है, तो एक एक करके वो सब जो होते हैं, अच्छा संगीत बनाने वाला है उसको भी, तू निकल यहाँ से, ये दुनिया को बचाओ नहीं, ये दुनिया डूबनी चाहिए, हम नई दुनिया बसाएंगे। ये जो आइडिया उसमें आई थी, मुझे लगता है कि वो शायद ट्रम्प इम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी उसमें एक टॉम नाम का कैरेक्टर है, जो उसके आयन रैंड की जो कहानियां होती है उसमें हीरोइन प्रमुख पात्र होती, किरदार। तो उसका नाकारा भाई जो है बिल्कुल यूजलेस, वो उस खानदान ने अमेरिका में रेल रोड बनाया है, लेकिन भाई ही, पुरुष ही कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन सकता है, इसलिए वो चेयरमैन है। और डैग्नी टैगर्ट उसकी बहन जो है, वो डूबने वाली रेल रोड बचाना चाहती। तो आखिर एक दिन वो भाई उसको बताता है, मुझे मालूम है तू टैलेंटेड है, मैं नालायक हूं, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन एक आता है, एक चीज मुझे बढ़िया आती है, मैं तेरे टैलेंट का मिटिया मेट कर सकता हूं। और उसमें आगे एक सेंटेंस है, दिस इज क्लेरिकल मेंटेलिटी। तो मुझे वो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक एक और केओस कर दो। अब इसमें जॉन गाल्ट कौन है मुझे पता नहीं। जिस ढंग से मोदी दुनिया के सब किरदार इधर से उधर कर रहे हैं,
तो मुझे कभी कभी लगता है साला यही तो जॉन गाल्ट नहीं है। नई दुनिया बसाएंगे, कंसेप्ट वो है ना, दुनिया नहीं बसाएंगे। रीसेट। अब एक और आइडिया मेरी देखो, और उस पर तुम थोड़ा बोलो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह नहीं, मैं तो लोकल पॉलिटिक्स वाला हूँ, लेकिन सोचता रहता हूँ, दिमाग चलता रहता है कि मुझे लगता है कि मोदी की बेसिक आइडिया जो है वो यूनो तोड़ डालना। एक दो बार तो उन्होंने बोल के भी दिखाया, जो मैंने 5 साल पहले बोला था, अब मोदी भी बोल रहे हैं कि ये यूनो आउटडेटेड हो गया है। यूनाइटेड नेशंस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था वो अभी काम का नहीं रहा है। ये किसी यानी वॉर रोकने के लिए हुआ था, और अब कभी भी वॉर हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये आउटडेटेड है, ये इम्बैलेंस है, तो उसको बदलना पड़ेगा। जी देखिए, ये बात है कि वॉशिंगटन डीसी राजधानी है और न्यूयॉर्क फाइनेंशियल राजधानी है, कैपिटल है। दिल्ली हमारी राजधानी है और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। तो क्या मुंबई नया एयरपोर्ट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा बन रहा है, तो मुंबई में 10-15 साल के बाद यूनो का सेंटर नया होने वाला है, इस पर कुछ दिमाग चलता है तो बोलो। जी देखिए, मुझे जितना जियोपॉलिटिक्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लगता है दिसंबर 2022 वो डेडलाइन थी जब तक वॉशिंगटन को समझ जाना चाहिए था कि भारत को उस सीट में लेना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन ना वॉशिंगटन वो समझ दिखा पाया, ना यूनाइटेड किंगडम अपने आप को विड्रॉ कर पाया। क्योंकि अगर यूके को बोला जाता कि भाई तुम विड्रॉ करो, भारत के लिए ये सीट खाली करो, तो कुछ भी बैलेंस बन पाता था। लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाया है, उसी के चलते भारत ने लीडरशिप लेके G20 समिट का G21 किया, अफ्रीका को सम्मिलित करवाया। उसी प्रकार भारत ने अफ्रीका को ब्रिक्स प्लस में भी स्थान दिलवाया, ब्रिक्स प्लस का पूरा एक्सपांशन हुआ। बिल्कुल उसी तरह 100 से ज्यादा देश अब एनुअली ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए दिल्ली की ओर देखते हैं। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव्स ग्रो हुए, उसके विषय में मेन कारण ही ये है कि यूनाइटेड नेशन अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाया, तब जाके बाकी इंस्टीट्यूशंस का इतना फैलाव बढ़ा। अब बात देखने वाली ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक्शंस ले रहे हैं वो एक्शंस के चलते, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और दूसरी 60+ वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉडीज में से यूएस का विड्रॉल हुआ है, तो क्योंकि अब ये लोग खुद से छिटक नहीं रहे यूएस से, तो यूएस खुद अपने आप को अलग कर रहा है ये संस्थाओं से जो डॉलर की हेजीमोनी जो सेट करने में काम आए थे। तो मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा है कि जो अभी टैरिफ भी अनाउंस हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कि भाई ये जर्मनी, फ्रांस, ये छोटे छोटे यूरोप के जो एलाइज थे वो अभी भी वॉशिंगटन की ओर देखते हैं मदद के लिए। अपना बजट खुद नहीं क्यों निकालते, नेटो में अपना बजट वो खुद क्यों नहीं निकालते? तो आई थिंक क्योंकि वो सामने से रिफॉर्म नहीं हो रही है ये बॉडीज, तो अमेरिका खुद अपने आप को विड्रॉ करके ब्रिक्स प्लस के मल्टीपोलैरिटी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये मैडनेस दिखा रहे हैं, जो एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन का भाग है, लेकिन वो मैडनेस का अंत मल्टीपोलैरिटी और ये इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स, वो होगा आउटकम इस मैडनेस का। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सब कुछ ढहाया जा रहा है ताकि नया खड़ा हो पाए उसके ऊपर। और एक हिंट देता हूं, देखो बीच में कुछ 3-4 महीने पहले नवी मुंबई का जो बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया का 2 नंबर का एयरपोर्ट होगा माना जाता है, तो उसका उद्घाटन करने मुंबई में नरेंद्र मोदी आए थे। और पहली बार ऐसा हुआ, देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लाया, उसका उनके संवाद जो हुआ, चर्चा हुई, वो मुंबई में हुई। तो जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या न्यूयॉर्क बनने के लिए सुटेबल है, ये दिखाने के लिए उसको यहां बुलाया था। ये हिंट है। मैं क्या होता है, मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर, मुझे लगता है कि ये जानबूझकर हो रहा है। देखो दूसरी बात है कि चाइना और अमेरिका बोला जाता था,
लेकिन आजकल चाइना ओझल हो गया है। हर कोई दुनिया का देश जरा कुछ इधर उधर हो जाता है तो मोदी या भारत की तरफ देखने लगा है। तो ये शिफ्ट ऑलरेडी दिखाई देने लगा है, और इसका कारण भी जो लॉजिकल है, मैं पॉलिटिकल से ज्यादा लॉजिकल जाता हूं, तो मुझे लगता है कि कोरोना का वैक्सीन बनने के बाद जो मोदी ने इनिशिएटिव लिया कि कम से कम 70-80 छोटे छोटे जो कंट्रीज है उनको फ्रीली वैक्सीन दे दिया, और अप्रोच ऐसा रहा कि हम भीख नहीं दे रहे, हमारे परिवार का कोई छोटा है, अभी दुबला है, तो उसको संभालना जरूरी है, इसलिए दे रहे। अब जब छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, नैसर्गिक आपदा आ जाती है, तो हम पहले चावल भेजते हैं, गेहूं भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं, टेंट भेजते हैं, जिसके लिए 40 साल पहले हम इंतजार करते थे हमको कोई दुनिया से मदद करे। आज उल्टा हो गया है। अमेरिका करता था, रशिया करता था, आज सबसे पहले पहुंचने वाला कौन है? तुर्की में कुछ हो गया, हमने पहले भेज दिया। तो ये जो बदला हुआ अप्रोच है वो मुझे उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें फर्क ये है कि हम बड़े हैं, हम बॉस हैं, हम बाप है, लेकिन केयरिंग बाप है। इस ढंग का एक माइंडसेट बनाने की कोशिश हमारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, तो वो उस रास्ते में चल पड़ा है कि पहले केओस कर दो और हम ही सब मिटा देंगे, ठीक ठाक कर देंगे। ये एक माइंडसेट दुनिया में बनाने की कोशिश शायद मोदी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक तरीके से गलतियों पर गलती करते हुए ट्रंप उनका साथ दे रहे हैं। अब ये कितना सही है मुझे मालूम नहीं, मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा तरीका जो होता है उससे, मैं तो लॉजिक से चलने वाला हूँ। हाँ, तो भाव बता रहे इंटरनल सेटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप और नए पावर्स के बीच। इंटरनल सेटिंग दिख भी इसीलिए रहा है भाव, बिकॉज जो पूरा जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखें कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट पुतिन को जेलेंस्की का लोकेशन नहीं पता है, ये तो हो नहीं सकता, ये कोई मान ही नहीं सकता ये बात। और वॉर इस प्रकार से नहीं खींचते हैं, रियल वॉर ऐसे नहीं खींचते हैं। तो इतना तय है कि चारों के बीच एक अग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ल्ड को मल्टीपोलैरिटी की ओर ले जाना है, तो उसके लिए जो केओस की जरूरत है वो केओस किस प्रकार से क्रिएट किया जाए। तो बिल्कुल ये बात सच हो सकती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो निर्णय उनके हैफेजार्ड दिख रहे हैं वो एक्चुअली मल्टीपोलैरिटी को स्थापित करने के लिए और यूनिपोलैरिटी को क्लोज करने के लिए किए जा रहे हैं। और और कोई चारा भी नहीं उनके पास, बिकॉज वो यूनिपोलैरिटी कंप्लीट करने के लिए जो एक सुपर पावर से पूरा विश्व चलता था, वो अब कैपेसिटी उनकी भी बची नहीं है। जो मैंने बताया कि बजट नहीं है तो वेनेजुएला से खाली प्रेसिडेंट को उठाना पड़ा, और बजट नहीं है तो ईरान से भी जो बार बार फुल एक्शन से वो पीछे खींच लेते हैं अपने हाथ। तो आई थिंक ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब जो बात है टैरिफ की, तो टैरिफ से शायद अमेरिकी सिटीजन्स को प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जो बेधड़क हम करेंसी छाप के सब परचेस कर लेते थे वो कंजम्पशन अब पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्ट्स के दाम महंगे करके उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, कि भाई हमें भी कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तब जाके हमें भी गुड्स मिलेंगे। तो बिल्कुल ये जो केओस दिख रहा है वो अल्टीमेट आउटकम उसका मल्टीपोलैरिटी से ही स्थापित होने वाला। दो बातें हैं अंकित जी, जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें एक तो ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई अमेरिका अपने गोलार्ध में फैसले करेगा, इसी तरीके से जो बाकी की ताकतें हैं वो अपने एरिया में करेंगी। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, और पहले मैं एक ही चीज पे आता हूं। जैसे एशिया में 3 ताकतें हैं, भारत है, चाइना है और रूस है। यहां कैसे तय होगा कि कौन तय करेगा इस क्षेत्र में? तो बेसिक प्रश्न ये है कि अमेरिका को अच्छा खासा ज्योग्राफी का टुकड़ा मिलने वाला है और एशिया में बहुत क्राउड हो चुका है, गर्दी हो गई है। तो तीन बड़े पावर्स हैं और तीनों के बीच
खैर रशिया के साथ भारत का रिलेशन कभी ऐसा रहा नहीं कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का, लेकिन इसके बावजूद ये तो तय है कि जो जयशंकर जी बोलते हैं कि जब तक एशिया मल्टीपोलर नहीं होगा तब तक वर्ल्ड मल्टीपोलर नहीं हो सकता है। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये कि रशिया चाइना को दोनों को समझना पड़ेगा कि भारत का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है इस रीजन में। अगर वो हो पाता है तो ही यूनिपोलैरिटी क्लोज हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये सिग्नलिंग करना, जहां पे हम देख ही रहे हैं कि भाई एलएसी स्टैंड ऑफ से भी वो वापस गए, और जो बिजनेस वीजाज और ये जो बिजनेसमैन जा रहे हैं चाइना के अंदर, थोड़ा अब वेलकम हो रहा है उनका। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडरशिप जो आरएसएस से अभी मिलके गए, बीजेपी से मिलके गए, तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है रिलेशनशिप। लेकिन इसके बावजूद ये तो फैक्ट है कि एलएसी अभी भी तय नहीं है हमारी, अभी भी एलएसी का सॉल्यूशन नहीं है, स्टैंड ऑफ खाली सॉल्व हुआ है। तो अब कंपटीशन इस बात का है कि साउथ ईस्ट एशिया का वो भाग जहां पे हमेशा चोला किंगडम से लेके एंशिएंट भारत का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा, थाईलैंड, कंबोडिया बोलो, लाओस तक, साउथ कोरिया से लेके जापान तक, वो पूरा रीजन साउथ ईस्ट एशिया वाला कल्चरली तो भारत से लिंक रहा। तो अब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इस बात का होने वाला है कि ये कॉमन एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इसमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स खाली कल्चरल रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, बुद्धिज्म रिलेटेड रहेंगे, कि फिर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन मिलिट्री लेवल का भी होने वाला है? जहां तक भारत की पॉलिसी का प्रश्न है तो हम ये कहते हैं कि पूरे भारतीय महासागर का नेट सिक्योरिटी भारतीय नेवी देखेगी, एक एक रीजन के पार्टनर्स के साथ मिलके। हमने कभी हमने वॉर एक्सरसाइज की है साउथ चाइना सी में, हमने एक्सपेडिशन भी भेजे हैं, लेकिन कभी हमने उसको एक्सप्लिसिटली एंटी चाइना का लेबल नहीं दिया है, जबकि क्वाड चाहता है कि वो लेबल लगे, लेकिन हमने कैलकुलेटेड तरीके से उससे परहेज किया है। लेकिन अब कंपटीशन इस बात का होगा कि धर्म को कौन फैलाएगा साउथ ईस्ट एशिया में। तो मुझे सरप्राइज नहीं हुआ जब चाइना से वीडियोस आने शुरू हुए कि छोटी छोटी बच्चियां कथक सीख रही है, भरतनाट्यम सीख रही है, भारतीय परिवेश पहन रही हैं, और फिर अब डिस्कशन ये चल रहा है क्योंकि भारत ने बहुत सारे बुद्धिज्म वाले रेलिक्स थाईलैंड, वियतनाम ये जगह भेज के एक इनिशिएटिव तो ले ही लिया कि भाई धर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपके वहां। तो अब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इस बात पे वहां शुरू होगा क्योंकि ये एक एरिया ओवरलैप करता है दोनों देशों के बीच। बाकी साउथ एशिया, जिसको वैसे साउथ एशिया कोलोनाइज टर्म है, भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो पूरा रीजन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इतना एरिया तो बहुत साफ है कि जो हमारे हिसाब से हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही आना चाहिए। इसीलिए दर्द हो रहा है अमेरिका को। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट आई है, ट्वीट ये आई है कि यूके ने कैसी बेवकूफ़ी करी, डियाजो गार्सिया जो है वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके मॉरिशस को दे दिया। तो पेट दर्द हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि कैसे अमेरिका को वहां से खदेड़ा जा रहा है, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को। तो ऑब्वियसली हमारा रीजन है तो आपको खाली करना ही होगा। तो बिल्कुल भारतीय महासागर में कोई वर्ल्ड पावर की कोई जगह नहीं है। तो कल भी हमने जो MBZ की विजिट देखी, भारत में सिर्फ 2 घंटे के लिए आए, लेकिन वो विजिट में इंपॉर्टेंट ये बात है कि भारतीय महासागर में जहां पे सोमाली लैंड करके UAE ने रिकॉग्नाइज किया और इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया वो रीजन, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि भारतीय महासागर क्षेत्र में से जो बिल्कुल उसके बाजू में जिबूती का है एरिया, जिबूती में सारे वर्ल्ड पावर्स आके बैठे हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र में बाकी के पावर्स क्या कर रहे हैं? मल्टीपोलैरिटी में इनको निकलना होगा। तो जैसे डियाजो गार्सिया में से निकाला, वैसे दूसरे एरियाज में से भी बाकी के वर्ल्ड पावर्स को जाना होगा इवेंचुअली, अगर मल्टीपोलैरिटी स्थापित होनी है। तो UAE के साथ वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन कोई संयोग नहीं है, इट्स अ कैलकुलेटेड मूव कि भारतीय महासागर जो है उसको हम सनातन कैरेक्टरिस्टिक्स में रंगेंगे और हमारे रीजन में कोई आके इंटरफियर नहीं करेगा, सिवाय जो हमारे छोटे छोटे पार्टनर्स हैं हमारे साथ मिलके इस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। बड़े पावर्स को यहाँ से जाना हो। हाँ बोले जी।
भाऊ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कुल मूवमेंट से, कार्रवाइयों से, एक्शन से, बयानों से भी समझ में आ रहा है कि वो चाइना को आउट करना चाहते हैं, गेम से, खेल से आउट करना चाहते हैं। अभी ग्रीनलैंड पर अगर कब्जे के लिए उन्होंने अपना एक विमान उतार दिया है, आज वहां पर मिलिट्री का एक विमान उतार दिया है। और अगर वो इतने ज्यादा जल्दबाजी में हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो चाइना से लेने के लिए वो मजबूर है इस समय, उसको लग रहा है कि ग्रीनलैंड और आसपास के इलाके में उसको वहां भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और चाइना के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ दूसरे क्षेत्रों में जहां मिलेंगे वहां से ले लेंगे वो। लेकिन अभी एक और दांव इन्होंने खेला है, गाजा पीस बोर्ड बनाया है, उसको लेकर के नेतान्याहू उखड़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसमें टर्की को रख दिया, उसमें रसिया को रख दिया, उसमें पाकिस्तान को भी रख दिया और मोदी जी को भी चिट्ठी लिख मारी कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। तो ये कर क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, मैं एक फर्क मानता हूं कि एक बात होती है, मोदी इन सबको हरा क्यों, हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में आप देखो, मोदी और शाह के जो पैतरेबाजी है ना, वो कांग्रेस और यहाँ के वामपंथियों के दिमाग में घुसती ही नहीं है। ये समझ नहीं पाते कि मोदी क्या चीज है। ये पहले समझना जरूरी है कि आप जिसके साथ, मैं आपको एक उदाहरण बार बार इसके पहले शायद दिया हुआ है कि गावस्कर ने एक बार बताया था कि श्रीकांत नया था और वो ओपनिंग को आए थे और पाकिस्तान के एक बॉलर को उसने बहुत पीटा, पहले 2 ओवर बहुत पीटा, लेकिन वो इतना फास्ट था कि वो डायरेक्टली बैट्समैन फॉलो थ्रू तक जाता था। तो बीच में जब फील्डिंग बदल रही थी तब श्रीकांत ने गावस्कर से पूछा कि भाई ये कौन है, गाली देता है। तो गावस्कर ने उस बॉलर का उसको नाम बताया, तो वो बड़ा लेजेंड था। तो श्रीकांत हैरान हो गया, अरे मैंने इसको पीटा? तो बोला बिल्कुल। बस तीसरी ओवर में जब वही बॉलर आया तो वही श्रीकांत डिफेंसिव पर खेलने लगा और तीसरे या दूसरे बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। तो उस पर गावस्कर की जो टिप्पणी है, वो बोला क्रिकेट में मैदान में उतरे होना तो बॉल खेलना है, ना कि बॉलर को खेलना है। तो जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में यहां का डिप्लोमेट, वहां का डिप्लोमेट, वहां के स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह होते, मोदी जी की सब स्ट्रेटेजी अलग है। मोदी जी अपने तरीके से, आप अगर देखो सोशलिज्म का सबसे बड़ा तत्व क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस। ये जिनके आप सब नाम गिनवा रहे हो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस ये कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मोदी जी देखो अभी एक देखो कि दुनिया भर के, अभी अंकित ने जो बताया कि दुनिया भर से ज्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हमारे पास है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाइना भी बुढ़ा होते चला गया है और 15-20 साल के बाद चाइना में बुढ़े ही बुढ़े हो गए और अभी वो इनिशिएट कर रहे हैं कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो होने में भी और 30 साल लगे जाएंगे। तो प्रोडक्शन में जा सकता है ऐसा पॉपुलेशन हमने हमारे पास रखा है। मैंने कहीं पढ़ा कि रशिया में जितने ऑयल फील्ड वगैरह है उधर मैक्सिमम काम चला रहे इंडियन है। तो आप समझ रहे हो, तो आप जीतो जियो पॉलिटिक्स में जो कब्जा करना है, साले चलाओगे कैसे? वो तो हमारे पास है ना। आपके पास पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल निकालने के लिए जो ह्यूमन ईंधन लगता है, ह्यूमन फ्यूल लगता है, वो तो मेरे पास है और इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा? मोदी जी का, मुझे अगर मोदी जी का जो कौतुक है तो इसका कारण ये है कि मेरे पास क्या नहीं है ये मोदी सोचता नहीं है। मोदी सोचता है उसका इस्तेमाल सही जगह,
करके मैक्सिमम उसका रिटर्न कैसे लाऊंगा, और ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अब देखेंगे कि चाइना वगैरह आप बोल रहे, इसलिए मैंने अंकित को जो बोला कि अचानक से पिछले 1 साल में चाइना सुपर पावर ये शब्द आना भी बंद हो गया। इवन अमेरिका चाइना ये बोलना बंद हो गया, अमेरिका इंडिया, यानी इंडिया मानो पहले से ही सुपर पावर बन गया। तो कैसे नैरेटिव बदलते, अभी फैक्चुअल क्या है बाजू में रखो, लेकिन दुनिया भर का नैरेटिव क्या है, अमेरिका नहीं तो इंडिया है, चाइना है, ऐसे कोई नहीं बोलता। अब देखो अफगानिस्तान को जो कुछ किया इन्होंने पता नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस में लाकर बिठा दिया, यार चल भेलपूरी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बिठा दिया। और पाकिस्तान परेशान है, और पाकिस्तान से निकलने वाला जो BRI सिपेक का था उसका सत्यानाश कर दिया। तो चाइना के लिए बचा रास्ता कहां से, वो अफगानिस्तान से निकलता है। तो इस ढंग से चाइना का इन्वेस्टमेंट जो दुनिया भर में है उसमें मोदी ने बड़ी चालाकी से गड़बड़ कर दी है। श्रीलंका हो, भूटान हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, देखो आप। तो ये केओस मुझे लगता है कि जानबूझकर मोदी ने बनाया है, कैसे बनाया मुझे पता नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो जा रहा है तो उसके बाद जाकर ये होता है कि आपको। और दूसरी बात मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ बिग टर्निंग पॉइंट। इन्होंने सिर्फ 6-7 घंटों में, यानी पहले दिन कुछ 3 घंटे 3.5 घंटे, दूसरे एक दिन के बाद दूसरा जो ऑपरेशन हुआ वो उसको 3-3.5 घंटे का है, 7 घंटे से ज्यादा नहीं। ब्रह्मोस और जो कुछ किया सब, उससे उन्होंने दिखाई दिया कि ट्रेडिशनल वॉर आउटडेटेड है। समझे आप? मैं यहां बैठकर कुछ बटन दबाऊंगा, छूट जाएगा, मर जाओगे। तो ट्रंप हो या पुतिन हो या जेलेंस्की हो या और कोई हो, चाइना जिनपिंग हो, उनको मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से बता दिया है कि मुझे फोर्सेस भेजने की जरूरत नहीं है। समझा? ऑपरेशन सिंदूर का इंपॉर्टेंट मुझे कौन वो पेंटागन का कोई बड़ा रिटायर्ड है, वो प्रोफेसर करके करता है वॉर साइंस में, उसका उस वक्त आर्टिकल आया था कि आने वाले समय में वॉर गेम्स जो है उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा पार्ट है। तो आप समझे? तो उस पर मैं सोचते रहा ये क्या बोल रहा है, तो उसने वो बता दिया कि लोग भेजने की, टैंक भेजने की, हवाई जहाज भेजने की जरूरत नहीं है। अगर सही ढंग से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, पिन पॉइंटेड एक्शन करोगे, तो घर बैठे बैठे भी वॉर हो सकता है। और जो फोर्स है वो प्रोडक्शन में लगाओ। समझे आप? मुझे इतना नहीं, मैं ये ऐसा जियो पॉलिटिक्स बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे दिमाग में जो बातें चल रही वो पेश कर रहा हूं ताकि अंकित जैसा कोई उस पर सोचे, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन लेकर आए। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर जिस ढंग की जियो पॉलिटिक्स पिछले 3-4 साल में मोदी ने खेली है, तो ये केओस पैदा करने में मोदी जी है। हाँ, अगर केओस हो जाता है तो फिर ठीक ठाक करने के लिए बाप को खड़ा होना पड़ता है ना, तो बाप तो वो बनेगा, लेकिन बोलेगा नहीं मैं बाप हूं। आप शुरू से देखो, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पहले दिन 26 मई 2014 को शपथ लेने के वक्त सार्क के पूरे देशों के प्रमुख को बुलाया था। वो क्या रबड़ी खाने के लिए नहीं बुलाया था, उनको इंडिकेशन दिया था, सालो अब मैं बाप हूं। तो आहिस्ते आहिस्ते वो कैसे फैलाते गए वो देखो आप। तो मुझे लगता है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स बदलने की कोशिश हो रही है, इसमें वॉर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजी सही है तो कम से कम रिसोर्सेस पर वॉर, लड़ाइयाँ जीती जा सकती है। और मेरे पास ह्यूमन पावर इतनी है कि मरने वाले लोगों के लिए मुझे डरना नहीं है, वो सबसे ज्यादा मेरे पास है। प्रोडक्शन करने वाले मेरे पास ज्यादा है, बाकी माल तुम्हारे पास होगा।
मुझे मजाक में मैंने किसी को बोल दिया था, अरे क्या ट्रम्प ट्रम्प कर रहे हो, 30-35 करोड़ तो है, हमारे पास 140 करोड़ है, दो जाके एक एक अमेरिकन को दो हाथ से पकड़ लेंगे और बाकी दूसरे एक पीछे वाले से मारेंगे, थप्पड़ मारे, 4 लोग एक एक अमेरिकन के लिए हमारे पास है, वो देखते रह गए। मैंने पूरा मजाक कर रहा हूं, लेकिन सोचो पॉपुलेशन की पावर क्या होती है, सोचो। तो इतना आसान नहीं ना। एक बात मुझे याद आता है, जब एक बार पत्थरबाजी हो रही थी तो रिबेरो तब जूनियर ऑफिसर थे, मुंबई के कमिश्नर आगे जाकर बने, तो उनको हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे जीएल रेड्डी, उन्होंने बोला, अरे यार तू बंदूक रोक के दिखा रहे, 6 तो गोलियां है, 6 गोलियां खत्म हो गई तो बाद में तू बचेंगे उसके हाथ में मिलेगा ना, बंदूक किसको दिखाता है। तो समझे पॉपुलेशन की ताकत का मतलब। चीटियों पर मैंने एक न्यूज डेट जियो पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें उसने उसको आर्मी कहा था, सीरियल चीटियों पर थी लेकिन जंगल आर्मीज ऐसा कुछ उसको टाइटल दिया था। तो पॉपुलेशन का मतलब समझो, बड़ा बड़ा एनाकोंडा होता है ना, वो भी चीटियों से डरता है। तो हम वो ताकत है, सिर्फ आज तक हमको मालूम नहीं थी, आज जिसको मालूम है वो प्राइम मिनिस्टर बना है, और चेंज कितना हो रहा है, देखो चेंज कितना हो रहा है। हमने किसी से जंग नहीं छेड़ी है, हमने किसी पर हथियार नहीं चलाए, मिसाइल नहीं छोड़े, लेकिन हम कर सकते हैं। इसका जो डर है, वो डर सबको हमारे पीछे लाकर खड़ा कर रहा है, और इस डर का इस्तेमाल कैसे करना, इसकी पूरी टीम आज जयशंकर हो, मोदी हो, अमित शाह हो, इनके पीछे खड़ी है, बहुत बड़ी टीम। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं अकेला मोदी ये नहीं कर सकता, इसके लिए एक बड़ी टीम है, हर चीज पर बारीकी से सोचकर उसकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाने वाली होगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है आज के जियोपॉलिटिक्स में। अंकित जी, आखिर में मैं जानना चाहूंगा, जो कुछ इस समय चल रहा है, कुल मिलाकर के तो ये समझ में आता है कि जो सुपर पावर का दर्जा था उसको बचाने के लिए ही हाथ पैर मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जितनी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, सारा ये कि मेरा जो सुपर पावर का दर्जा है, मेरे जो डॉलर की बादशाहत है, वो बची रहे किसी तरीके से। और जो जो मुझे चुनौतियां दे रहे हैं, मैं उनको अगर कुचल भी ना पाऊं तो निसहाय कर दूं कि वो लड़ने की स्थिति में ना बचें। कुल मिलाकर के तो दांव यही है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तक भारत बचा हुआ है। डायरेक्ट आप 50% टैरिफ बस समझ लीजिए, जिसका असर भी हम पर कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, तो अभी तक तो बचा हुआ है। जी देखिए, एटलीस्ट नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम का यही है कि डॉलर को हम बचाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं उसमें बिल्कुल रिवर्स दिखाई देता है उसका। तो जो भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए जब डॉलर की हेजीमोनी स्थापित करने के लिए जितनी भी संस्थाएं खड़ी हुई थी, अब वो एक एक संस्था को जो है वो खुद ही जो है उसका पावर खत्म कर रहे हैं। तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया आते ही कि ब्रिक्स इज डेड, तभी मैंने उसका ट्रांसलेशन दे दिया था कि वो बोल रहे हैं कि ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स मैं पूरे करूंगा, वेस्टर्न कलेक्टिव इज डेड। तो वो हम देख रहे होते हुए कि अपना पूरा जो वेस्टर्न नेटवर्क एलाइज का खड़ा किया था, वो खुद ही उनको छिटक रहे हैं अपने आप से, और उनको बोल रहे हैं कि भाई अब तुम तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देख लूंगा। सो अब ये सारे देश जो उनके एलाइज बन के घूम रहे थे, वो उसलिए एलाइज बन के घूम रहे थे क्योंकि वो फ्री के डॉलर्स छप छप के उनको जो स्वैप्स मिल रहे थे, उसकी वजह से यूरो करेंसी ऊपर थी, पाउंड ऊपर था, राइट। तो एक एक वेस्टर्न एलाइज का करेंसी आर्टिफिशियली ऊपर रहा डॉलर की सप्लाई की वजह से। अब वो डॉलर की सप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो एलाइज को बोल रहे हैं कि भाई टाटा बाय बाय, तुम तुम्हारा देखो,
मेरे से पैसे लेने मत आना। तो दिखाई ये दे रहा है उनको बोलते हुए कि भाई मैं डॉलर को बचाना चाह रहा हूं, लेकिन डॉलर का जो हेजिमोनी है वो एक्चुअली वही खत्म कर रहे हैं विथ दिस मल्टीपोलैरिटी। तो अब जो नया इंस्टीट्यूशनल इसमें से राइज होगा रिफॉर्म होने के बाद, करेंसी का रीसेट होने के बाद, आज आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सारा गोल्ड और सिल्वर जो है वो एशिया ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया 2014-15 से डी डॉलराइजेशन प्रोसेस के चलते। तो उसकी वजह से डॉलर की पूरी वैल्यूएशन गोल्ड और सिल्वर ने अपने आप के अंदर खींच ली है। अब जब ये रूपी जो है, जो सिंगल एक इंडिविजुअल ब्रिक्स प्लस देशों की करेंसीज हैं, जब ये करेंसीज गोल्ड और सिल्वर में से वैल्यू अपने अंदर ले लेंगी, तब ये डॉलर का ट्रिम सबको पब्लिकली देखने को मिलेगा कि हाँ हो गया ये प्रोसेस कंप्लीट। तो गोल्ड एंड सिल्वर एज अ पाइपलाइन वर्क कर रहा है, डॉलर की वैल्यू अपने अंदर खींच रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर में से रूपी में जाएगा वो वैल्यूएशन रीसेट के बाद, क्राइसिस और रीसेट के बाद, तब आपको डॉलर और रूपी के रेट में बड़ा वाइड गैप दिखाई देगा। जो अभी सब रेस कर रहे हैं ना क्वेरी के 90 हो गया, 91 हो गया, तो जब ये खेल खत्म होगा और जो नया रेट दिखेगा तब लोग चौंक जाएंगे कि कैसे पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प भी ये हकीकत समझते हैं। इनफैक्ट कल ही आरबीआई का ये आया है रिपोर्ट कि सरकार को बोल रहे हैं कि ब्रिक्स 2026 जो समिट भारत होस्ट करने वाला है इस वर्ष, उसमें एक एजेंडा लाया जाए कि सबकी डिजिटल करेंसीज को कनेक्ट कर दो, बराबर। तो जैसे ही वो सारी पेमेंट मैकेनिज्म कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं यहां से रुपी में पेमेंट करूंगा, सामने वाले को रियल टाइम युआन में मिलेगा, सामने वाले को रियल टाइम रूबल में मिलेगा, तो बीच में डॉलर का कोई काम ही नहीं, राइट। ये अब ऑफिशियली अगर ब्रिक्स 2026 के एजेंडा में आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि क्राइसिस इसी वर्ष होने वाला है, जो क्राइसिस के बाद रीसेट होना है करेंसी का। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने डिसीजन से वर्ल्ड को उसी मल्टीपोलैरिटी की ओर ले जा रहे हैं, जहां पे जैसे ही ताइवान का एक्शन होगा तो चाइना को बाहर किया वॉल स्ट्रीट से, तो ऑब्वियसली फिर चाइना जो है वो करेंसीज लिंकेज में वर्क करने लग जाएगा। जैसे ही ग्रीनलैंड लिया, यूरोप अमेरिकी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेगा, तो यूरोप भी तैयार हो जाएगा वही लिंक करेंसी के लिंकेज वाली पेमेंट मैकेनिज्म के लिए। तो धीरे 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 पूरा वर्ल्ड जो है डॉलर को और इंग्लिश लैंग्वेज को हटा रहा है मिडिल यूजेज से। यही हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स लाइक। शायद मुझे लगता है ट्रम्प ने तय किया है कि अमेरिका का आखिरी प्रेसिडेंट वही था जब अमेरिका जब तक सुपर पावर थी। मेरे बाद कोई होगा तो अध्यक्ष होगा, लेकिन वो मादुरे से बड़ा नहीं होगा। ये लोकल हवलदार वाला, वर्ल्ड पावर से लोकल हवलदार वाली सिचुएशन। हाँ, लोकल हवलदार तक कि आखिर तो मैं था उसके, क्योंकि उसको तो नेक्स्ट चुनाव लड़ना भी नहीं है। तो जो कुछ होना है वो बस मेरे लिए। शायद अमेरिका राहुल गांधी को इंपोर्ट करके भी प्रेसिडेंट बना सकती है, क्योंकि इससे और आगे जाने वाला एक ही इंसान दिखाई देता है। अभी हम तो खुशी खुशी दे देंगे अगर ले जाते हैं। हाँ, ले लो। मैंने तो एक बार मजाक में कहा था, वो वर्धमान क्या वो वर्धमान अभिनंदन वर्धमान ना, उसको वापस लौटा दिया था। तो मैंने मराठी में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बोला कि उसको छोड़ दिया तो कैसे छोड़ दिया, तो बोला मोदी ने इमरान खान को बोल दिया उसको 24 घंटे में वापस करना, नहीं तो मैं सीधा राहुल गांधी को ड्रॉप करूंगा। तो बजवा को बुलाया, कमर बजवा था ना उस वक्त, तो कमर बजवा को इमरान ने बुलाया, भाई इसको जाके पहले छोड़ दे उधर बॉर्डर पर। बोला क्यों, हम लड़ सकते हैं? अरे भाड़ में गई लड़ाई, चला मुझे प्राइम मिनिस्टर के बचना है, तू पहले छोड़ दे, नहीं तो वो राहुल गांधी को ड्रॉप करने वाले, कोई बम वगैरह नहीं ड्रॉप करेंगे। तो बात ये होती है, आपके एसेट क्या है आपको पता होने चाहिए। तो भाई सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, मजाक से, लेकिन बात ये है ना कि जिस ढंग से ट्रम्प जा रहा है, तो उन्हें शायद तय किया है कि मेरे बाद में अमेरिका ना रहे तो भी चलेगा, सुपर पावर नहीं रहे तो अच्छा है,
कि हिस्ट्री बोलेगी सबसे बड़ा, सबसे आखिरी प्रेसिडेंट कौन था। जैसे जर्मनी का आखिरी चांसलर सबसे पावरफुल कौन था, तो हिटलर था, उसके बाद कोई नहीं था। तो वैसे ही ट्रम्प अमेरिका का सुपर पावर वाला आखिरी प्रेसिडेंट हो, ये शायद ट्रम्प की मंशा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ तोरसेकर जी और डॉक्टर अंकित शाह जी, आप दोनों ने इतना समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।